If someone asks you, by the way, for all the isms, again, liberalism, secularism, feminism, all these isms, I would use one word to make it easy. I would use the word modernity. Is it okay? So if someone asks you, what's the difference between Islam and all these isms or modernity? When we're talking about modernity, don't use it from a literal sense, because when we say we are modern phone use kar raha hai, so you're talking about iPhone 14, right? This is iPhone 14 by the way. No, I'm kidding. Okay. We are not talking about modern in terms of technology. We're talking about modern in terms of philosophy. Okay. Remember this. Even though there is they both intertwine. Okay. कोई आपसे पूछेगा फर्क क्या है, तो फर्क कैसे बताएंगे? So today, for first few minutes, we're going to discuss that. Should I go at the basic level, more basic level, or should I go at the intermediate level? What do you think? Okay, let me do the basic one in first 5-10 minutes, and if you were going to digest, I can go in the intermediate one. Is that all right? Okay. Let's do this. Right now I'm wearing glasses or not. I cannot see your face properly. You all are very blurry. I cannot see you. Actually, in the back, those of you who are sitting in the back, I cannot even see that you have eyes or not. I cannot see. Is it right for me to say the people in the back are blind because I cannot see your eyes? But I cannot see their eyes. It's real. I cannot see their eyes. मैं तो आंखें नहीं देख पा रहा हूँ पीछे वालों की. इसका मतलब है कि पीछे वालों के पास आंखें नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है? कि मेरे लेंस डिफरेंट है. अगर मैं ये लेंस चेंज करके मुझे नजर आ रही है आंखें, मैं वर्ल्ड को डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ. समझ में आ गई बात? और मैं लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ दूसरों से कि यार नहीं, ये मामला है ही ऐसा नहीं. भाई आपका लेंस तो चेंज करें. IDF सोल्जर से 50,000 लोगों को मारा. सही है? सही किया, गलत किया है? डिपेंड करता है कौन सा लेंस पहना हुआ है आपने. अगर आपने इसराइली अमरीकी लेंस पहना हुआ है तो क्या उन्होंने सही किया? इसराइल हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्फ. सुना है ना आप लोगों ने? लेकिन अगर आपने मुसलमानों का लेंस या इंसानों का, मुसलमानों का भी नहीं, इंसानों का लेंस लगा लिया तो क्या होगा? इट्स कंप्लीट जेनोसाइड. डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेंस लगा है, आपकी अच्छे बुरे, गुड एंड बैड सारी डेफिनेशन बदल जाएगी. तो इस लेंस को समझ में आ रही जो इंसान दे रहा हूँ? अच्छा, एक औरत देखेंगे जो अच्छे मॉडेस्ट ड्रेस में है, वो आप जब उसे देखेंगे कि माशरे में निकल रही है अपनी मॉडेस्टी का, अपनी हया का ख्याल रखते हुए, वो अच्छी खातून है, बुरी खातून है, ये भी आपके लेंस पे डिपेंड करता है. अगर आपने इस्लामिक लेंस लगाया है तो आपके नज़दीक वो अच्छी खातून होगी. लेकिन अगर आपने कोई डिफरेंट लेंस लगाया तो यार ये क्या तकियानुसी कपड़े पहने हुए हैं, शी इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, पेट्रियार्कल ऑप्रेसिव सिस्टम, सो वही सेम उनकी रेंज शुरू हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द लेंस. तो ज़रूरी नहीं कि हम लेंस को समझे कितने दुनिया में लेंस है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या है. अगर मैं सनग्लासेस लगाऊंगा आप सारे काले हो जाएंगे? आप काले नहीं होंगे, मेरा ग्लासेस काला होगा. मैं ग्लासेस के थ्रू आप लोगों को देख रहा हूँ. मैं ग्लासेस चेंज करूँगा, आप लोग नॉर्मल में नज़र आएंगे. आप लोग वैसे ही है, लेकिन मैंने ग्लासेस अपने चेंज कर लिए. समझ में आ रहे हैं? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. आज दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया में डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए दो डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ रख लेते हैं. एक है इस्लामिक वर्ल्ड व्यू और एक है मॉडर्न वर्ल्ड व्यू, डिफरेंट इज़म्स का वर्ल्ड व्यू. तो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 1000 सालों तक डोमिनेट किया है. इस्लाम की अपनी वैल्यूज़ थी, सब थोड़ा मैं बताऊँगा क्या है. मटीरियल, इकोनॉमिक, एकेडमिक लेवल्स पर भी 17वीं सेंचुरी तक अल कानून फित्व इब्न सीना की पढ़ाई जाती थी यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिसिन एज ए बुक ऑफ मेडिसिन. लेकिन पिछले कुछ 17वीं सेंचुरी मतलब कुछ अरसे से जो आज हम पढ़ेंगे, चेंज आना शुरू हुआ. मुसलमानों की सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आया, उनके वर्ल्ड व्यू का कलेक्टिव लाइफ में डिक्लाइन आया, और यूरोपियन, अमेरिकन, यूरो अमेरिकन सिविलाइजेशन का राइज हुआ, जिसको हम वेस्ट का नाम देते हैं. भाई वेस्ट इज़ अ वेरी कंटेस्टेड कैटेगरी. व्हाट इज़ वेस्ट? अगर वेस्ट आप जोग्राफिकली ले रहे हैं तो फिर सारी ईस्टर्न साइड ईस्ट हो जाएगी. इवन इसराइल को भी ईस्ट कहना पड़ेगा, तो वेस्ट को तो धचका लग जाएगा. और अगर आप इसराइल को वेस्ट मानेंगे
तो फ़लस्तीन भी फिर वेस्ट हो जाएगा। आहा! ये तो करना नहीं है। समझ रहे हो? तो वेस्ट की कैटेगरी ही बड़ी कंटेस्टेड है, लेकिन मैं जस्ट वी डोंट वांट टू गो टू पोस्ट मॉडर्न राउट के कुछ भी इसमें सब्जेक्ट सारी चीज़ें सब्जेक्टिव है। तो अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में देखें पिछले कुछ 100 ईयर से वो अपनी डिफरेंट वैल्यू सिस्टम दूसरों पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ दे रहे हैं। तो इसके बनिस्बत क्या हम इन चीज़ों पे सिम्पटम्स पे बहस करें? सारी हमारी जो फैमिली डिस्कशंस होती है, जब आप बैठे होंगे फैमिलीज़ के साथ, कभी भी रिलीजन पे बात हो कि कोई एग्री कर सकेगा? कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, झगड़े हो जाएंगे रिलीजन पे और पॉलिटिक्स पे खासकर, क्योंकि हमने रिलीजन पॉलिटिक्स को बात अलग अलग कर दी, एक ही एंटिटी थी 15 सदी से पहले, क्योंकि अलग अलग लोगों के बिहेवियर अलग अलग वर्ल्ड व्यूज़ आते हैं। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि मैं अमेरिका में मिसाल देता हूँ, पता नहीं यार रेलेवेंट होगी नहीं होगी, मुझे बताइएगा कि अगर एक नॉन प्रैक्टिसिंग मर्द या औरत मुसलमान मुसलमान अब्दुल्ला या फातिमा नॉन प्रैक्टिसिंग, आप उसको कहें कि सूअर का गोश्त खाओगे, शराब पियोगे, मोस्ट लाइकली सूअर के गोश्त पे वो क्या कहेगी या क्या कहेगा? फातिमा क्या कहेगी? सिस्टर्स नहीं, अरे नॉन प्रैक्टिसिंग है, क्यों? हिजाब नहीं पहन रही है वो, सूअर के गोश्त पे कहेगी हराम है। लेकिन यही फातिमा हो सकता है बीचेस पे स्विम सूट पहनी हुई हो, अगर नॉन प्रैक्टिसिंग है तो ये क्या डिफरेंट जहन में इसके चल रहा है, क्या डिफरेंट वैल्यू सिस्टम चल रहा है, इसको समझने के लिए बेसिक कंपोनेंट्स को समझना होगा। ये समझ जाए तो समझ में आ जाएगा कहाँ इस्लाम से आ रहा है, कहाँ मॉडर्न सिस्टम से आ रहा है। अच्छा, इसके लिए एक लैंग्वेज की मिसाल लेते हैं। ये मैंने अपनी किताब में भी इस वाली किताब या तो मैं गिफ्ट के लिए लाऊं इंशाल्लाह, जो आप सवाल के जवाब देते जाएंगे आपको गिफ्ट देता जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। मैंने इसमें भी लिखा है। अच्छा, मैं अमेरिका में बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा सा चल लूँ, व्यवस्था तो नहीं, ताकि अभी में एनर्जी है, नमाज के बाद वाले वर्ड दूंगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या बात थी? ओके, लैंग्वेज, मैं डेलिस में हूँ, मेरे बच्चे वहाँ बड़े हो रहे हैं डेलिस में। अब मैं अगर एज ए फादर ये कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चों को मैं इंग्लिश के अलावा उर्दू और अरबिक सिखानी है, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ उर्दू और अरबिक, क्या चांसेस हैं कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे अमेरिका के अंदर डेलिस के अंदर तो उर्दू और अरबी बोल सकेंगे या समझ सकेंगे अगर मैं पढ़ाऊँगा उन्हें तो? चांसेस आर दैट दे माइट। अगर मैं उन्हें अरबिक और उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या चांसेस हैं कि डेलिस के अंदर वो बड़े हों तो उनको उर्दू और अरबिक समझ में आ जाए? दी चांसेस आर वेरी स्लिम, वेरी स्लिम। अच्छा, अब एक और मिसाल है, अगर डेलिस के अंदर मैं उन्हें इंग्लिश नहीं सिखा रहा तो क्या वो सीख सकेंगे इंग्लिश? क्यों बताइए? क्योंकि डोमिनेंट लैंग्वेज उर्दू अरबिक अमेरिका में नहीं है। डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी है? ओके, यही। अच्छा नहीं, हम पहले कॉपी पेस्ट करने से पहले एक और लैंग्वेज की मिसाल कोई लेते हैं। आपको पता है लैंग्वेज के अंदर आप में से कितने लोग बाइलिंगुअल है? पाकिस्तान में तो आप लोग पैदा ही गुलाम हुए ना, पर मैं भी गुलाम हूँ। मतलब अंग्रेज़ी तो सीखनी है, लाज़मी, वो तो वाजिब है, फ़र्ज़ आइन है हमारे ऊपर। अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो कुफ़र हो जाएगा। अंग्रेज़ी के साथ-साथ हम उर्दू भी बोल लेते हैं टूटी-फूटी। इकबाल का कलाम पढ़ूँगा तो आप लोगों की भी समझ में नहीं आएगा, कभी मेरी भी समझ में नहीं आता। लेकिन इसके अलावा अरबी सीखना तो मकरूह हो जाता है हमारे लिए, तो कभी वो भी सीख लेते हैं। तो अब ये 2-3 लैंग्वेज हर बंदा पाकिस्तान में सीखता है। ओके, जब आप 2 लैंग्वेज बाइलिंगुअल होते हैं, लेकिन इसमें से एक डोमिनेंट लैंग्वेज होती है, इसको मदर लैंग्वेज कहते हैं, सही है? हम जब बड़े होते हैं, आपकी एक लॉन्ग लैंग्वेज डोमिनेंट होती है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस उस लैंग्वेज में होता है। इवन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उर्दू के लेक्चर के नोट्स इंग्लिश में ले रहे होते हैं या इंग्लिश के लेक्चर के नोट्स उर्दू में ले रहे होते हैं। तो डोमिनेंट लैंग्वेज, कुछ लोगों ने कहा जिस लैंग्वेज में आप ख़्वाब देखते हो कि मदर लैंग्वेज है, वगैरह वगैरह। आपने देखा है कि एक लैंग्वेज एंड तक डोमिनेंट रहती है, उसके बाद बच्चों के अंदर, अगर आप और आपकी वाइफ मल्टीपल लैंग्वेज बोलती है लेकिन आप और आपकी वाइफ एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, बच्चे ज़्यादातर वही डोमिनेंट लैंग्वेज लेंगे। ये वेस्ट में अक्सर होता है, बच्चे लैंग्वेज खो देते दूसरी नस्ल तक या तीसरी नस्ल तक, लेकिन वो लैंग्वेज उनके साथ रहती है जो माँ बाप घर पे बोल रहे हैं। तो डोमिनेंट लैंग्वेज आपके साथ रहेगी, जो नॉन डोमिनेंट वो आहिस्ता-आहिस्ता निकल जाएगी। समझ में आ रही है? अच्छा, वर्ल्ड व्यू वाले से पहले तीसरी भी इसकी मिसाल ले लेते हैं लैंग्वेज की, फिर इन सब मिसालों को हम अप्लाई करेंगे वर्ल्ड व्यूज़ पे। एक और चीज़, लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ होती है कोड स्विचिंग, पता है क्या होता है? कोड स्विचिंग, कंप्यूटर आईटी का कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? कोई भी नहीं। ओके, आईटी में कोड स्विचिंग होती है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लैंग्वेज में देते हैं कि मैं आप लोगों को स्पीच अभी दे रहा हूँ उर्दू इंग्लिश मिक्स में। अगर मैं खुतबा दे रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ वी ऑल शुड हैव तक़वा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंग्लिश में खुतबा दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कितने लफ्ज़ अरबी के बोले? तक़वा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
मैंने फ़ौरन अपने कोड्स को स्विच कर लिया इंग्लिश टू अरबिक। इसको कहते हैं कोड स्विचिंग लैंग्वेज में। अक्सर बाइलिंगुअल लोग ये करते हैं। जिस तरह आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बड़े हो रहे हैं, ना कि इंग्लिश अच्छी है ना उर्दू अच्छी है। जस्ट एक्सेप्ट इट। आई नो इट हर्ट्स राइट? या दैट्स अ रियलिटी। आपकी इंग्लिश अच्छी है ना उर्दू अच्छी है। अब होता क्या है ऐसी हालत में, मेरी भी किसी की अच्छी नहीं है। अब होता क्या है इस हालत में कि हम कोड स्विचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी इंग्लिश, कभी उर्दू, होता है? अब ये सारी मिसालों को ले आए वर्ल्ड व्यू पे। आपके अंदर एक डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू सोसाइटी दे रही है, मूवीज़ दे रहे हैं, अफरीदी डांस कर करके चिंगम बेच रहा है, वो भी दे रहा है। हर हर मैच एडवर्टाइजमेंट के बीच में आता है ना वो। और इसके अलावा हर एडवर्टाइजमेंट, हर मूवी, हर नेटफ्लिक्स, हर पाकिस्तानी गंदा बेहुदा ड्रामा आपको एक खास वर्ल्ड व्यू दे रहा है। और पॉलिटिकल सिस्टम उस पे बना हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम उस पे बना हुआ है, हर चीज़। फिर आपको मस्जिद में जाते हैं, मौलवी साहब कहते हैं रिबा हराम है। फिर आप जाएँगे, हया की बातें होगी। फिर आप देखेंगे वो डांस गाना चल रहा होगा मैचेस के बीच में। फिर आप जुम्मे की खुतबा सुनेंगे, हया का मामला होगा। तो एक तरफ इस्लामिक वर्ल्ड व्यू आएगा और एक तरफ आएगा मॉडर्न वर्ल्ड व्यू। डोमिनेंट कौन-सा वर्ल्ड व्यू है सोसाइटी में इस वक़्त? मॉडर्न। तो आपको डोमिनेंसी किसकी नज़र आएगी? मॉडर्न वर्ल्ड व्यू की, सही है? अच्छा, और ये क्यों है हम पूरे आज के प्रोग्राम में यही समझेंगे। ये मैं आपको वर्ल्ड व्यू समझा रहा हूँ। अब होता क्या है? अब लैंग्वेज की मिसाल पे आते हैं। आपके बच्चे जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेज जो भी डोमिनेंट होगी वो बाकायदा खुद बोलना शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू होगा वो आपके बच्चों में एज इट इज़ आ जाएगा। आपका रोल एज ए पेरेंट ये है कि आप उनके अंदर इस्लामिक लैंग्वेज यानी इस्लामिक वर्ल्ड व्यू उन्हें सिखाएं। समझ में आ रही है बात? अगर आपने उन्हें ये नहीं सिखाया कि इस्लाम में कपड़े कैसे पहनने हैं, तो शर्माइएगा नहीं, अगर सॉरी घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब बड़े होंगे तो वो इवेंचुअली गंदे कपड़े पहनेगा या पहनेगी, क्योंकि डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू उन्हें ये सिखा रहा है। सही। दूसरी चीज़, आप अगर 2 लैंग्वेजेस को साथ रखेंगे, एट द एंड डोमिनेंट लैंग्वेज साथ रहेगी, सही? इसी तरह आप 2 वर्ल्ड व्यूज़ को अपने दिल में रखेंगे, कभी मुसलमान, कभी मॉडर्न, इवेंचुअली क्या आपकी ज़िंदगी में साथ रहेगा? डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू साथ रहेगा, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड व्यू है। और तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोड स्विचिंग जब करते रहेंगे, तो इवेंचुअली आप इधर और उधर दोनों मिक्स होते रहेंगे। लैंग्वेज के अंदर आप कभी एक लैंग्वेज में पुख्तगी नहीं आ पाएगी अगर आप कोड स्विचिंग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, इस तरह मुझे भी करनी पड़ रही है। लेकिन अगर एक लैंग्वेज में होगा तो सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह वर्ल्ड व्यूज़ में भी अगर वो सिस्टर जो कि सूअर नहीं खा रही है, फ़ातिमा जो कि सूअर नहीं खा रही है, वो अभी इस्लामिक वर्ल्ड व्यू पे है या नहीं? अभी इस्लामिक वर्ल्ड व्यू पर है। लेकिन वही फ़ातिमा स्विम सूट पहनकर बीच पर फ्लोरिडा के लेटी हुई है। अब ये कौन से वर्ल्ड व्यू पर है? कि माय बॉडी माय चॉइस वाले वर्ल्ड व्यू पर, मॉडर्न वर्ल्ड व्यू पर है। क्या हुआ इस फ़ातिमा को कि इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में सूअर इसने नहीं खाया, लेकिन पर्दा हया का मामला नहीं है, कि सूअर खाना इसके लिए हराम हलाल का मामला नहीं था, सोशली ऑकवर्ड था। वरना हलाल हराम की तमीज़ ज़्यादा थी कि सोसाइटी में बड़ा ऑकवर्ड है, सूअर खा रही है, नहीं। तो ऑकवर्डनेस भी मॉडर्निटी डिफाइन करती है, कहाँ तक आप ऑकवर्ड रहेगी, कहाँ तक ऑकवर्ड नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं बात कर रहा हूँ? अब होता ये है कि हम हमारे माशरे में जब इन 2 चीज़ों को देखते हैं, तो अपना वर्ल्ड व्यू सही करें। सबसे पहले किसी और का सही करने से पहले अपना वर्ल्ड व्यू सही करें। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है क्या? मॉडर्न वर्ल्ड व्यू है क्या? कहाँ बेसिक डिफरेंस है और कहाँ मैं इस्लामिक वर्ल्ड व्यू पर हूँ? समझ में आ गई बेसिक डिफरेंस? अब मैं बेसिक अप्रोच लेता हूँ, फिर हम लोग आप अगर डाइजेस्ट कर सकेंगे, तो हम थोड़ी-सी इंटरमीडिएट अप्रोच लेंगे और फिर इंशाल्लाह सेक्युलरिज़्म पे आएँगे। मुझे ब्रेक कब लेना है बता दीजिएगा, ताकि मैं इस हिसाब से, क्योंकि दूसरा टॉपिक बहुत बड़ा है। 46 पहला 6:15 पे ब्रेक ले लें, आधे घंटे बाद। ओके, ओके, फिर दूसरा मगरिब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब इस पर आते हैं। अगर आप समझना चाह रहे हैं कि इस्लाम में और इन सारे इज़म्स में, मॉडर्न जो डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक अप्रोच इसकी पहले ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड व्यू में चाहे जो भी इज़्म है, अगर आप इंडिविजुअली किताबें पढ़ेंगे, फेमिनिज़्म ने ये कहा है इस्लाम के खिलाफ है, लिबरलिज़्म ने ये कहा इस्लाम के खिलाफ है, कंजर्वेटिज़्म ने, डेविड ह्यूम ने ये कहा इस्लाम के खिलाफ है, तो फिर आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लोग कुरान नहीं पढ़ रहे, हम ये फ़िलॉसफीज़ पढ़ाएँगे लोगों को। तो बेसिक ये 3 डिफरेंस समझें, इससे बात को हज़म करें, इवेंचुअली फिर हम इंटरमीडिएट डिफरेंसेस पर जाएँगे। जो भी
अभी इंटेलेक्चुअलिज्म पोस्ट एनलाइटनमेंट चल रहा है मार्केट में, अब उसको देखें और इस्लाम को देखें, 3 डिफरेंस आपको बुनियादी तौर पे नजर आएंगे, 3 डिफरेंस। ओके, इससे बात करने से पहले एक चीज़ समझ लें, कभी भी कोई फ़र्क करना हो ना मॉडर्निज्म और इस्लाम के अंदर, तो पहला फ़र्क ये है कि कोई भी मॉडर्निज्म हो वो कभी भी अनसीन वर्ल्ड को, गैब को, अनसीन वर्ल्ड पे ईमान नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी मॉडर्निटी बनी ही empirical science, rational science, physical science है। How can you observe soul? How can you observe Allah? How can you observe Jannah and hell? Then what happened? Scientific community, गौर से सुनिएगा इस बात को, साइंटिफिक कम्युनिटी उसका डिनाई नहीं करती, लेकिन उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देती कि अनसीन वर्ल्ड को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे, तो क्वेश्चन मार्क है, दैट्स नॉट अवर प्रायोरिटी। बिकॉज फिजिक्स की प्रायोरिटी मेटाफिजिक्स नहीं होती, वो फिजिक्स होती है, मेटाफिजिक्स की बुनियाद होती है उसके ऊपर, राइट? सिमिलरली आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, पहले मैंने कहा कि आप उसका डिनाई करेंगे। अब आते हैं हम इन 3 चीज़ों पर, और फिलोसॉफिकल कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी क्वेश्चन मार्क लगाती है, फिलोसॉफिकल कम्युनिटी विल कंप्लीटली डिनाई इट, कि कोई भी अनसीन वर्ल्ड से चीज़ है, सब ड्रामा है। तो कभी भी आप साइंटिस्ट से बात करेंगे जो नॉन मुस्लिम हो, वो कहेगा, ओ यू बिलीव इन सोल, इंटरेस्टिंग, यू बिलीव इन गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग, यू बिलीव इन हियर आफ्टर, दैट्स इंटरेस्टिंग। फिलोसफर से बात करेंगे, एथियस्ट या नॉन मुस्लिम से, दिस इज ऑल रबिश। इकबाल जब जर्मनी में था तो उसकी एक सुपरवाइजर उसको बोलती है, अल्लामा इकबाल, अमेरिका में वो मोहम्मद इकबाल के नाम से मशहूर हो गया। अब तो अल्लामा इकबाल की जब वो पीएचडी कर रहे होते हैं, तो उनकी सुपरवाइजर जर्मनी लंदन में उन्हें कहती है कि इकबाल, यू आर सच अ जीनियस पर्सन, डू यू रियली बिलीव दैट ए एंजल केम टू दैट पर्सन मोहम्मद व्हेन ही वाज इन द केव, मींस यू आर स्मार्टर देन दैट, डू यू रियली बिलीव इन दैट? सो इकबाल कहता है, डू यू बिलीव आई एम स्मार्ट? तो कहते हैं, श्योर, यू आर प्रीटी स्मार्ट। ओके, व्हाटएवर आई राइट, that actually comes from Allah also. Then if a better person than me is saying that angel revealed these words, then I have to believe in that. ये जो मैं भी लिख रहा हूँ वो भी अल्लाह ताला ने इल्हाम किया है, इंस्पिरेशन हो रही है, तभी मैं लिख रहा हूँ। तो मैं नबी करीम जो मुझसे ज़्यादा नेक है, मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, उस पर क्यों नहीं यकीन रख सकता? समझ में आ रही है बात? फिलोसॉफिकल कम्युनिटी हमेशा सवाल उठाती रहेगी, और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप कहेंगे, यार ये बात तो सही कर रहा है, वो कहते हैं ना, यार तेरा भाई तो फंस गया है। भाई आपका भाई इसलिए फंसा है कि आपके भाई ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, जाहिल रह गया आपका भाई, तो हम इंशाल्लाह उनको जहालत से बाहर निकाल दें इंशाल्लाह, सही है। अच्छा, अब ये 3 डिफरेंस वाले समझते हैं बेसिक लेवल पे। फर्स्ट डिफरेंस जो मॉडर्निटी का है और इस्लाम का है, वो ये है कि मॉडर्निटी फिजिकल बॉडी, मटीरियल बॉडी पे तो मानती है, मैटर मटीरियल बॉडी पे, लेकिन सोल पे नहीं मानती है। क्यों? सोल अनसीन में है, सीन में है, रूह है अनसीन में, और आप सोल को, रूह को फिजिकल एम्पिरिकल साइंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस्लाम पर है, इस्लाम बॉडी को मानता है, मैटर मटीरियलिज्म को, इस्लाम मटीरियलिज्म को मानता है। आप मटीरियलिज्म के रल्द में पूरा मटीरियलिज्म में इनकार ना कर दे, ये बात जहन में रहे। ये एक इंतहा का रद्द दूसरी इंतहा से देना इस्लामिक जवाब नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का जवाब है। क्रिश्चियनिटी ने सारा सोल पे ध्यान दिया, मटीरियलिज्म पे ध्यान नहीं दिया, इंतहा मोनास्टिसिज्म, रहवानियत निकाल दी। हमारा जवाब मिडिल पे होना चाहिए। लेकिन इस्लाम मटीरियल बॉडी के साथ साथ सोल पर भी मानता है, रूह पर भी। सही, रूह कहाँ से आई है? रूह आई है अल्लाह के पास से। मैटर कहाँ से आया? मटीरियल। मटीरियल अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन बनाया तो ज़मीन से है। आप पूछे आसिफ ईरानी कौन है? कोई आपको कहेगा आसिफ ईरानी इज जस्ट कैल्शियम सॉल्ट एंड वाटर, कोई कहेगा ये? हालांकि मैं तो सही कह रहा हूँ, केमिकल डेफिनेशन तो मेरी यही है। किसी ने भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है या बायोलॉजी पढ़ी हुई है, आप मेरी बॉडी की तहलील करेंगे, उसमें से कुछ कैल्शियम निकलेगा, कुछ सॉल्ट निकलेगा, कुछ वाटर निकलेगा। ये आसिफ ईरानी की बॉडी है। मार्केट में सॉल्ट और वाटर की कितनी वर्थ है ये भी चेक करने ज़रा जाएगा, तो आपकी फिजिकल वर्थ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो रियल आसिफ ईरानी कौन है? इट्स मोर देन दिस फिजिकल बॉडी। लेकिन सोल नज़र नहीं आती है, तो मैं मॉडर्न मैंने उसका इनकार किया। हमारी सोल, इस्लामिक एंगल ये है कि बॉडी मटीरियल से बनी है, लेकिन सोल आइए रफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अउ लहू साजिदी, कि रूह अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से आई है। तो हमारी बॉडी के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक बॉडी, एक सोल। इससे मिलकर इंसान बनाए इस्लाम के अंदर। अब एक बात बताएं, यहाँ पे पॉज लें, हम किसके ह्यूमन राइट्स के
कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का जो 1948 में बना है चार्टर। तो बिफोर यू कैन इवन टीच मुस्लिम अबाउट ह्यूमन राइट्स, let's talk about what is human. Because your definition of human is very radically different than my definition of human. My definition of human means body and soul. You don't even consider soul something real. Forget about rights. And that's why it's easy for them to dehumanize Palestini and Afghani and Iraqi. Because एक बार आपने ह्यूमन की डेफिनेशन चेंज कर दी, बस सब खत्म हो गया। अच्छा, वापस आते हैं। तो बॉडी वर्सेस सोल ये हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? अच्छा, सोल आपको अल्लाह से कनेक्ट करती है, एक बार सोल का डिनाई कर दिया, अल्लाह ताला का डिनाइल हो गया। आपकी बॉडी, आपकी चॉइस। आप सोल पे बिलीव करेंगे, सोल अल्लाह के पास से आई है, आप उसकी बात माननी पड़ेगी। आपने सुना मैम बॉडी माई चॉइस? तो ये सारा फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, जो इंडिविजुअलिज्म जो हम कल पढ़ेंगे, सब आएगा। इवेंचुअली ये इससे आता है कि आप अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट हो जाए। अल्लाह ताला ने हमको मकसद दिया, उससे डिस्कनेक्ट हो जाए। तो पहला डिफरेंस है बॉडी वर्सेस सोल, याद रखिएगा। आपकी बॉडी मशीन नहीं है। आप गाड़ी में आते हैं यहाँ पे डिफेंस में, माशाल्लाह आपने गाड़ी में गैस भी दिलाया है, पेट्रोल भी दिलाया है, वगैरह वगैरह। इवेंचुअली आप अगर बॉडी को एज ए मशीन ट्रीट करेंगे, गाड़ी के अंदर कोई रूह है, सोल है, गाड़ी खराब हो जाएगी, आप कुछ और दे देंगे, ऐसे भूख लगेगी गैस डाल देंगे। अपनी बॉडी को मशीन की तरह ट्रीट ना करें। वेस्ट में हुआ है कि बॉडी को लोगों ने मशीन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। जब सेक्सुअल डिज़ायर है, जाओ भाई यहाँ फ्राइडे को यहाँ वेगस में चले जाओ, सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करो। फैमिली में भी कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई वैल्यू कुछ है ही नहीं, कोई मोरल वर्थ है ही नहीं इंसान की। मैं तंग आ गया हूँ, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म करना, जेनेटेरिया कटवा दूँ, किसी और का जेनेटेरिया कटवा दूँ। दे आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू मीनिंग इन लाइफ, बिकॉज वंस यू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ विद सोल, विद द रियल पर्पस, विद अल्लाह, then you will constantly juggle कि नया मकसद क्या है, नया मीनिंग क्या है। इट विल लीड टू नाहिलिज्म। अच्छा, पहली चीज़ ये हो गई, सही है। हम ये सोचते हैं फिजिकल बॉडी भी है और स्पिरिचुअल बॉडी भी है, सही है। बाय द वे, राइट इट डाउन। जब अल्लाह ताला कहता है ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उसकी एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह ताला यही कह रहा है कि जो कोई अल्लाह को बुला देगा, अल्लाह ताला उसे अपने आम को बुला देगा, यानी उसे ऐसा करेगा कि वो अपने आप को भूल जाए। मेक देम फॉरगेट देमसेल्फ। क्या बात कर रहा है अल्लाह ताला? यानी मैं अगर अल्लाह ताला को इग्नोर करूंगा, अल्लाह ताला क्या एज अ पनिशमेंट दुनिया में ही विल मेक मी फॉरगेट माई सेल्फ। क्या मतलब है? आई विल फॉरगेट माई स्पिरिचुअल सेल्फ। फिर मैं आई विल ओनली फोकस ऑन माई फिजिकल बॉडी। खाऊंगा, पीऊंगा, सेक्सुअल डिजायर पूरे करूंगा, एंड आई विल थिंक आई एम ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई फॉरगॉट माई रियल सेल्फ। माई रियल सेल्फ इज नॉट द मटीरियल बॉडी, माई रियल सेल्फ इज द सोल व्हिच केम फ्रॉम अल्लाह। जब मैं डाई होऊंगा तो मेरी बॉडी का क्या हाल होगा? डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन मेरी सोल या तो लीन में जाएगी या सिजीन में जाएगी। तो हकीकी वैल्यू जो ज़्यादा वैल्यूएबल, बॉडी भी वैल्यूएबल है, याद रखिए, बॉडी को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल सोल है, रूह है। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आ जाए। दूसरा डिफरेंस जो है इस्लाम वर्सेस मॉडर्निज्म का, वो ये मॉडर्निटी इस दुनिया को मानती है क्योंकि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इधर से उधर जा सकते हैं, गैलेक्सीज देख सकते हैं, आज तो सोलर सिस्टम्स। लेकिन क्या वो हेयर आफ्टर पे मानती है, डे ऑफ जजमेंट पे? मॉडर्निटी कोई भी इज़म ना वो जन्ना पे मानता है, ना वो हेल्थ पे मानता है, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं किया फिजिकल साइंसेस से। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं, सब लोग, जब मॉडर्निटी का सारा फोकस इस दुनिया पे हो और आखिरत पे नहीं होगा, क्या इसका नतीजा ये निकाल लेना चाहिए कि उनके नज़दीक सक्सेस एंड फेलियर इसी दुनिया में होगी, आखिरत में नहीं होगी? कि जो कोई मटीरियल की बुनियाद पे सक्सेसफुल है वही सक्सेसफुल है, जो कोई मटीरियल की बुनियाद पे फेलियर है वही फेलियर है। ये नतीजा है, आपको नज़र आता है? अब इस्लाम के वर्ड व्यू पे आ जाए। इस्लाम इस दुनिया पे मानता है एब्सोल्युटली, लेकिन इस्लाम आखिरत पे भी मानता है। दोनों पे वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, आखिरत के कंपैरिजन में दुनिया वर्थ असन। लेकिन हमें ध्यान देना है, हमें फैमिली का ख्याल भी रखना है, हमें फाइनेंशियली स्मार्ट भी होना है, लेकिन गोल ये नहीं है, गोल आखिरत है। कामयाब कौन है इस्लामिक पैराडाइम में? जो फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जो कोई जहन्नम से बचा लिया गया है, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, आमीन या रब। और जो कोई जन्नत में चला गया, अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब करे, आमीन। फ़क़त फ़ाज़, वही कामयाब है। देखा आपके पर्सपेक्टिव कैसा फ़र्क आया है? मैं मजाक में अक्सर कहता हूँ कि आज कोई फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी का नाम लें जो गुनाहगार हो। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये जेक पॉल ये कौन है भाई? बॉक्सर है, यूट्यूब पर। अच्छा, अरे हाँ, चले फिरौन को ले लेते हैं। ओके,
फ़िरौन अगर आज ज़िंदा होता ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें आप लोग देखते हैं। पहली चीज़, उसका यूट्यूब का चैनल होता और उसने वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। दूसरा, फ़िरौन अगर इस महफ़िल में भी आ जाता ना, हमारे अपने बच्चे, तो सर कैन आई हैव वन सेल्फी विद यू? वन सेल्फी, बिकॉज़ आपकी तस्वीर मैं आपके साथ डालूँगा तो मेरे लाइक्स बढ़ेंगे ना। होता है नहीं? किसी आपने बड़े इन्फ्लुएंसर को बुला लिया, आपको खुद इन्फ्लुएंसर बनना थोड़ा इधर-उधर होगा। अम, अच्छा, क्यों फ़िरौन की इज़्ज़त होती? क्योंकि मटीरियलिज़्म से फ़िरौन बड़ा कामयाब था। पैसे थे उसके पास, बादशाहत थी उसके पास, अथॉरिटी थी उसके पास, फ़ेम थी उसके पास। ही गॉट इट मैन, लेकिन क्या नहीं था? ये कुछ भी नहीं था। आप इनको निकाल दें, फ़िरौन वाज़ सक्सेसफुल। आप इनको निकाल दें, मूसा वाज़ नॉट एज़ सक्सेसफुल एज़ फ़िरौन, अगर हम इनको निकाल देंगे तो। तो ये गायब हो जाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब थे या नाकाम? कोई भी यहाँ पे ये नहीं कहेगा इंशाअल्लाह कि वो नाकाम थे। ये तो हमारा बिलीव है। सही है? आप इस एंगल से देखें, ये इग्नोर कर दें, इस एंगल से देखें। जब वो इस्लाम की दावत देना शुरू होते हैं, उनकी 2 बच्चियों की डिवोर्स हो जाती है। शेब अबी तालिब में 3 साल गुज़ारे। आपको लोग इज़्ज़त दे रहे सादिक अल अमीन। जैसे हमने दीन की दावत देना शुरू की, आप पे लोग इल्ज़ामात लगाने लगे, प्रोसिक्यूट किया, आपको इवन एक्सपेल किया मक्का से, डिपोर्ट ऑलमोस्ट। इफ़ यू आर आई एम जस्ट यूजिंग दीज़ कंटेम्परेरी टर्म्स टू मेक इट मोर रिलेटेबल। फिर मदीना गए, मदीना का हर साल जंगों से भरा हुआ है। आपको लगेगा क्या हासिल किया? कभी-कभी उनके घर में भी कुछ नहीं बचता था। हमें पता है ना सारी हदीस, कि यार समझदारी नहीं, इतनी इज़्ज़त हो रही है, खामा के उसको छोड़ के इस कामों में लग गए। लेकिन आप ये सब चीज़ें ले आएँगे, आपने दूसरे गिलास लगा दिया, दूसरे लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामयाब कोई आदमी नहीं है। लेकिन मटीरियलिज़्म के एतबार से तो उन्होंने 21 से 22 साल फ़तह मक्का से पहले बहुत तकलीफ़ें सही हैं। आपको नहीं लगता? तो आप ये जब हटा देंगे, तो बड़े डिफरेंट रिज़ल्ट शरियत से निकलेंगे, बड़े डिफरेंट रिज़ल्ट। तो दूसरा मॉडर्निटी का प्रॉब्लम ये दिस वर्ल्ड पे ज़ोर है, हेयर आफ्टर पे नहीं है। हमारे पास कैसे आ जाता है? ज़ाहिर है वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन का ज़ोर है हमारे पास, हमारी डिफीटिस्ट मेंटालिटी है। हमें जस्टिन बीबर की तरह कपड़े पहनने हैं, बियोंसे की तरह हमारी सिस्टर्स को मैं आपको नहीं बात कर जनरल नहीं बात कर उनको फ़ॉलो करना है। इवेंचुअली यही होगा कि आप वहाँ की तहज़ीब को अपने अंदर लिए जा रहे हैं, फिर एक वक़्त आगे निकलेगी। अच्छा, ये इस्लाम हेयर आफ्टर पे भी मानता है ज़ाहिर है, इस्लाम कहता है इसको भी इग्नोर ना करें, तो इस्लाम इन दोनों में बैलेंस रखता है। सही है? तीसरी चीज़, इस पे मुख्तसर बात करेंगे। मॉडर्निटी का सारा ज़ोर सेल्फ पर है, अपने ऊपर। सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फिशनेस अपने ऊपर। कि आपने एक बार अल्लाह को निकाल दिया, तो कलेक्टिविज़्म, कलेक्टिव बॉडी निकल गई कि मैं कैसे खुश हूँ। आपने कभी साइकोलॉजिस्ट को सुना है हाउ टू बी हैप्पी? सारा ज़ोर उनका इसी पर है, हाउ टू बी हैप्पी। हबीबी लेट्स डिफाइन व्हाट्स हैप्पीनेस। पहले हैप्पीनेस को डिफाइन तो करा। अब अच्छा, तो सारा ज़ोर सेल्फ सेंट्रिक, सेल्फिशनेस पर है। इस्लाम में हम सेल्फ पे मानते हैं, सेल्फ का डिनायल नहीं करते क्रिश्चियंस की तरह, ये भी याद रहे। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस के साथ साथ एक और एग्जिस्टेंस है, वो है अल्लाह की एग्जिस्टेंस। और उस एग्जिस्टेंस से कंपैरिजन में हमारी एग्जिस्टेंस बिल्कुल वर्कलेस है, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस सबसे हक, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक। अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस ही द रियल ट्रूथ है। हमारी एग्जिस्टेंस बहुत छोटी सी है, हम डिनाई नहीं करते खालिक और मखलूक में फ़र्क, जो तसव्वुफ़ के बाज़ हज़रात करते हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस पे मानते हैं, जो मॉडर्निटी ने इनकार कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि यार अपनी लाइफ है, जी लो, शादी-वादी करके कहाँ फँसना है बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चे बड़े करने। आप यकीन जाने, रात के मैं एक बार फेमिनिस्ट अमेरिका के फेमिनिज़्म पे दर्स दे रहा था अमेरिका के अंदर। तो किसी ने पूछा कि मैं शादी क्यों करूँ, बच्चे क्यों करूँ, मेरा करियर वगैरह। तो मैंने कहा अगर आप ये सारी चीज़ें हटा देंगी ना, तो फिर तो आप बात सही कर रही हैं। क्योंकि मैं 3 बच्चे हैं मेरे, मुझे पता है कि जब बच्चा रात को 3 बजे सोता है, तो ज़हर लगने लगता है कभी-कभी। सही है ना? लेकिन अगर आप ये चीज़ें ज़हन में रखेंगी, तो उस पे सब्र करना, उसको लेके सो जा ऐसे करना आपको सवाब लगेगा कि आपके ऊपर अल्लाह ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अच्छा बाप बनने की, अच्छा माँ बनने की। नींद कुर्बान करेंगे, अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। आप इन चीज़ों को हटा देंगे, ये क्या आ गया है यार, मैंने इससे थोड़ी किया था, अब मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा लाइफ, नींद नहीं हो रही पूरी। ये सब तब होगा जब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं होगा आपका। मुझे बच्चा बड़ा करना है ताकि क़यामत के दिन अल्लाह को मैं मुँह दिखा सकूँ कि एक ज़िम्मेदारी दी थी और मैंने पूरी की है। लेकिन सारी चीज़ें आपकी गुम हो जाएगी, आप मटीरियलिज़्म पे, सेल्फिशनेस पे आ जाएँगे, तो ज़िम्मेदारी फिर आपको बड़ी खतरनाक लगने लगेगी।
ये है मॉडर्निटी और इस्लाम में फ़र्क। सही है? आप बताएँ कौन सा लेंस हमने पहना हुआ है? हमने मुसलमानों का लेंस, इस्लाम का लेंस पहना है, मॉडर्न लेंस पहना हुआ है? एब्सोल्युटली। एक तो प्रीडोमिनेंट लेंस है, आप स्कूलिंग गए यहाँ पे? तो एक लेंस शॉक के साथ आ गया, एक लेंस आ गया, वो डोमिनेंट लेंस, और फिर है इस्लामिक लेंस। तो अपने मॉडर्न लेंस को निकालना है और उस इस्लामिक लेंस लगाना है, ये काम आपको करना है। एक मिसाल मैं इसकी देता हूँ, कल भी मैंने दी थी आपको, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा बच्चे स्कूल के लिए कितने बजे उठते हैं? बताएँ? 7, ओके, फजर का टाइम कब खत्म होता है? अच्छा, तो हम बच्चों को स्कूल के लिए तो उठाएँगे क्योंकि इनके ये इम्पोर्टेंट है, सही है? लेकिन फजर के लिए नहीं उठाएँगे क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू मॉडर्न है, आखिरा वाला नहीं है। अब हम दूसरों पे तनकीद करने से पहले अपना वर्ल्ड व्यू चेक कर लें, सही है? और बच्चा मना करे कि मुझे नमाज़ नहीं पढ़नी है, तो क्या करने का हुक्म है? ये हदीस लिबरल्स को पसंद नहीं आती है। हाँ, फ़ाضربوهم। अच्छा, अच्छा, स्मैक से मुराद ये नहीं उनका पूरा चेहरा बदल दें, जिस तरह वो किसकी हुई थी? कौन सा यूएफसी का रेसलर था? खबीब और कॉनर, कॉनर की। अ, कॉनर के साथ तो ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कुछ आदाब हैं। बेसिकली वार्निंग मकसद है हल्का-सा कि उसको दर्द बहुत ज़्यादा ना हो, निशानी ना हो, लेकिन इवेंचुअली डिसिप्लिन करें। हाउ कैन रसूलुल्लाह अलाउ दिस? ही इज़ द रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है कि लिबरल्स, कंजर्वेटिव मुस्लिम या फेमिनिस्ट मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह की कुछ सिफ़ात यूज़ करके उसके डिफरेंट टेक्स्ट को इनकार करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अम, हमें ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहमतुल लिल आलमीन क्यों ये कह रहे हैं। मैं उनसे पूछा, मुझसे किसी ने पूछा कि ये तो हदीस लगता है वीक हदीस। मैंने कहा वीक नहीं है, अभी तक तो वीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं कि अमरीकी स्कॉलर्स आ जाएँ कुछ इसको भी वीक कर दें। हर चीज़ अमेरिकनाइज़ हो रही है, तो हदीस भी शायद वीक हो जाए क्योंकि अमेरिकन इस्लाम में फिट नहीं हो रही है। फिक्सिंग स्क्वायर पेग्स विद सर्कल होल, ये करने की कोशिश तो करते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा, यू हैव अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस हदीस, राइट? ओ ओके। इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस हदीस वीक, टेल मी वन थिंग, इफ योर चाइल्ड से आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, व्हाट यू विल डू? अब उसे पता लौटस गया, राइट? इट्स हिज चॉइस। कैन नो, if you won't let him go to school, police will arrest you in America. Where is the choice argument? Why you are giving him a threat? Why you are going against his consent? और मैंने सारी ये टर्म्स यूज़ की कर हाँ, बात तो सही है। तो मैंने कहा यहाँ पे कंसेंट के खिलाफ जाना है। बच्चा ब्रश नहीं करे रात को, सुबह उठ के ब्रश नहीं करे, खाना नहीं खाए, हम सख्ती करते नहीं करते हैं? स्कूल नहीं जा सख्ती करते क्योंकि सारे मामलात किससे मुतल्लिक है? इस वर्ल्ड से मुतल्लिक। हमारे दीन में इसके साथ-साथ ये ज़्यादा अहमियत रखता है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, इसके बाद भी उन्होंने कहा कि बच्चों पे सख्ती करो नमाज़ पढ़ाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो हमारे पैराडाइम में नमाज की इससे इन चीज़ों से ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए सख्ती का हुक्म है। आप बस इन चीज़ों में सख्ती करते हैं, दूसरों पे नहीं करते, ये फ़र्क है। सारे डिसिप्लिन के चैप्टर जब साइकोलॉजी में पढ़ेंगे वो इससे मुतल्लिक होंगे। हमें इस्लामिक साइकोलॉजी जो ऐड करनी है उसमें ये चैप्टर ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है, इसको इग्नोर किए बगैर। ये बात रहा, सही है? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, भेजें, बट पहली चीज़ हियर आफ्टर क़यामत। इज़ इट क्लियर? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक लेवल पर आप इसका डिनाई अगर करेंगे तो वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा आपका। प्रायोरिटीज़, तरजीहात, बच्चा क्या बनना चाह रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक हमारे टीचर भी हैं, मेंटर भी, शेख हातिम, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि जब वो 11 साल के थे इजिप्ट में, तो उनके दादा ने उन्हें किताब दी रिजाल हौल और रसूल, अब तो ट्रांसलेट भी हो गई, कंपेनियंस अराउंड द प्रॉफिट। तकरीबन 40 या 60 कंपेनियन सहाबाओं का ज़िक्र था उसमें। तो वो कहते हैं कि मेरे इमेजिनरी फ्रेंड्स सारे सहाबा बन गए थे 11 साल में। जब भी मैं कहीं दोस्तों वगैरह में जाता तो मैं देखता वहाँ अबू बकर होंगे, उमर होंगे, खालिद होंगे, इमेजिन करते थे। और फिर मैं ऐसा इमेजिन करता था कि सारे वही लोग मेरे साथ हैं। और मैं कहा, आई एम नॉट सरप्राइज़ कि यू विल ग्रो अप लाइक दिस व्हेन यू विल गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यू, माशाल्लाह, कि आपको एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ खालिद बिन वलीद, एज़ वाइज़ एज़ अबू उबैदा बिन जर्राह, ऐसा बनना है। तो वर्ल्ड व्यू इज़ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट विद द इस्लामिक लेंस। इज़ इट क्लियर? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता है इंटरमीडिएट पे जाएँ या नहीं? जाएँ? ओके। क्योंकि अभी ये यूट्यूब का लेक्चर नहीं है, अब थोड़ी-सी क्लासेस चल रही है ना। अच्छा, घबराइएगा नहीं, प्लीज़, इंशाल्लाह, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये है मेन कंपोनेंट्स ऑफ वर्ल्ड व्यू।
इसके अंदर मैं यहीं पे देख के बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखना आसान है। पहली चीज़ आपके पास आती है एपिस्टेमोलॉजी, ये मैं बताता हूँ क्या होती है। दूसरी आती है ऑन्टोलॉजी, तीसरी चीज़ एंथ्रोपोलॉजी, चौथी चीज़ कॉस्मोलॉजी, एस्थेटिक्स, लॉ एंड पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड एथिक्स, टेलियोलॉजी। इन सब चीज़ों से मिलकर आपका वर्ल्ड व्यू बनता है। अब इसमें से काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पहले शायद नहीं सुनी हो, अ, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं, वो मैं चाह रहा हूँ आप लोग बताएं। जब भी आप कहते हैं किसी का वर्ल्ड व्यू, अगर मैं आपसे पूछूं ये बता, अच्छा माई दी सबसे पहले ये मुझे बताएं कि अभी फिल वक्त सबसे सक्सेसफुल पाकिस्तानी कौन सा चल रहा है मार्केट में? बताएं सिस्टर्स, बताएं। अरे बताएं बताएं, बस मुझे जवाब दे, ज़्यादा पूछी नहीं उसने, जल्दी बताएं। हाँ, नहीं सक्सेसफुल इंडिविजुअल, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम। देखा आपने क्या हुआ है? आप लोगों का वर्ल्ड व्यू मॉडर्न है, क्योंकि आप लोगों ने फॉरेन सक्सेस सिर्फ वर्ल्ड में बताया, हेयर आफ्टर में नहीं बताया। ओह वाश, वो सिस्टर्स आपसे जैसे डील करेंगी। हम वो सितारे मसूद हमारे दोस्त हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट से माशाल्लाह आज बड़े अच्छे स्कॉलर हैं माशाल्लाह, वो सितारे मसूद। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन या रब। अम, आपने देखा वर्ल्ड व्यू कैसे चीज़ों को डिफाइन करता है? आप अगर पूछेंगे सक्सेसफुल कहाँ है? मार्क ज़करबर्ग, हबीबी, कैसे वो सक्सेसफुल हो सकता है? खासकर अक्टूबर 7 के बाद वो जेनोसाइड का डेटा प्रोवाइड कर रहा है आईडीएफ को, लेकिन हम माल के एतबार से जाएँगे। इलान मस्क वगैरह वगैरह, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम इज़ नॉट नेसेसरियली अ बैड पर्सन इन टर्म्स ऑफ नॉन मुस्लिम, लेकिन जब मेरे पास गोल्ड स्टार मौजूद है, मैं ये 40-50% क्यों लूँ, मैं 100% मार्क्स क्यों नहीं लूँ? तो ये बड़ा डिपेंड करता है। आप जब किसी से कोई ऐसे बर्निंग क्वेश्चंस, पता है क्या होता है बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चंस पूछेंगे ना, उसका वर्ल्ड व्यू पता चल जाएगा। कितने लोग यहाँ पे सिंगल हैं एंड रेडी टू मिंगल इन हलाल? आई एम सॉरी टू पुट यू ऑन स्पॉट, ओए मे अल्लाह गिव यू वन राइचियस स्पाउस, आमीन या रब। जब भी आप लोगों को अगर सवाल जवाब का मौका मिले 700 प्रोस्पेक्टिव 700 से या प्रोस्पेक्टिव स्पाउस से, तो ऐसे सवाल ज़रूर करें कि सामने वाले का वर्ल्ड व्यू पता चल जाए। तपाना नहीं है उसको, लेकिन वर्ल्ड व्यू चेक करें, क्योंकि अगर आप इफ़राद से और वो तफरीद से, दोनों दो एक्सट्रीम्स हैं, तो फिर बाद में झगड़े ही होंगे। चेक कर लें, वर्ल्ड व्यू एक है, रिलीजियस लेवल पर एक है, बाकी एतबारात से सेम, और उसमें वैरायटी डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम्स पर ना हो। तो वर्ल्ड व्यू एक होगा तो झगड़े नहीं होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अम, अब ये चीज़ें डिपेंड करता है, जब वर्ल्ड व्यू को खोलेंगे, तब डबल क्लिक किया आपने तो मज़ीद डिटेल्स आ गई है। वर्ल्ड व्यू बनता कैसे है? पहली चीज़ है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? इसको अरबी में कहते हैं इल्मुल वजूद, इल्मुल वजूद, कि व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट डजंट एग्जिस्ट। ये सोफा देख रहा है ग्रीन कलर का, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, ये टीवी देख रहा है सामने, ये एग्जिस्ट करता है? कैसे पता? हो सकता है धोखा, हो सकता है कोई मार्स या वीनस से इसको ऑपरेट कर रहा हो, आपको कैसे पता ये एग्जिस्ट करता है? ये सारी बहस ऑन्टोलॉजी की बहस है, इल्मुल वजूद की बहस है। हम एज ए मुस्लिम, जो हमें नज़र आ रही हकीकत, उस पर मानेंगे कि एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन बदकिस्मती मॉडर्न वर्ल्ड व्यू उसको नहीं मानता, जो सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सही है? तो ये चीज़ आपका वर्ल्ड व्यू डिसाइड करेगी। तो इसको क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ? इसलिए कि मॉडर्न ऑन्टोलॉजी में अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी ऑन्टोलॉजी में अल्लाह ताला सबसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस, सबसे हक एग्जिस्टेंस ही अल्लाह ताला की है। बाकी सारी एग्जिस्टेंस छोटी हैं। अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एग्जिस्टेंस है। कितना बड़ा फ़र्क आ गया है। जब मैं बात कर रहा हूँ इंसान की, तो मैं बात कर रहा हूँ सोल एग्जिस्ट करती है, ये कह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आखिरा जन्नत हेल एग्जिस्ट नहीं करती है मॉडर्न वर्ल्ड व्यू में। आपको एक ऑन्टोलॉजी से कितना बड़ा फ़र्क आ गया। आप चीज़ों को देखना डिफरेंट एंगल से हो जाएगी शुरू। सही? अम, जब अल्लाह के रसूल सहाबा से पूछते थे जिहाद पे जाना है, वो फ़ौरन क्या देते थे? अगर एक ऑन्टोलॉजी में मॉडर्न वर्ल्ड व्यू होगा, तो उन्हें अपनी मौत नज़र आई कि ये सब कुछ नज़र आएगा। सहाबाओं को क्या नज़र आता था? आखिरा। याद है? वर्ल्ड व्यूज़ आर वेरी डिफरेंट। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ है, वो है एपिस्टेमोलॉजी में मैं कल बात कर चुका हूँ।
नज़रिया मुआफ़ा इस ये सही है, मैं आगे बढ़ जाऊँ उससे, काफ़ी एडवांस हो गए या सही है? ओके, नज़रियतुल मारिफ़ा ये लिख लें अरबी के टर्म्स अगर आपको इसमें और तहकीक करनी है तो, कि नॉलेज क्या है? व्हाट इज़ नॉलेज? व्हाट इज़ इल्म? हाउ डू वी एक्वायर इट? व्हाट आर द सोर्सेज़ ऑफ आवर नॉलेज? अच्छा ये बताएँ, ये कौन-सी कंट्री है? यूक्रेन। यूक्रेन एग्ज़िस्ट करता है? हाँ या नहीं? कैसे पता सिस्टर एग्ज़िस्ट करता है? अभी यूक्रेन, तो आप कैसे इतने फ़र्म कॉन्फिडेंस से कह रही है यूक्रेन एग्ज़िस्ट करता है? सुना है, तो इसका मतलब है आपका देखना उसको बज़ाहिर ज़रूरी नहीं है, सुन-सुन के भी बात सुन सकता है। हो सकता हो कि अगर मैं किसी नेक आदमी से ये सुनूँ कि एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है और उसी तरह के बहुत सारे नेक आदमी वही बात कह रहे हैं कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, तो मैं यकीन कर सकता हूँ उस पे। जैसे यूक्रेन का मामला है ना? यूक्रेन पे जाना तो ज़रूरी नहीं है ना। अगर सारे अंबिया मुझे कह रहे हैं अल्लाह एग्ज़िस्ट करता है, तो अल्लाह को देखना तो यार दुनिया में ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे भी बिलीव कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? लेकिन एपिस्टेमोलॉजी में अंबिया को हटा दूँ मैं और सिर्फ़ एम्पिरिकल साइंस को डाल दूँ, सिर्फ़ रैशनल साइंस को डाल दूँ, तो वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होगा नहीं होगा? समझ आ गई बात? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे फ़र्क एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी की वजह से आते हैं, याद रखिएगा। हलाल हराम के सारे फ़र्क आते हैं मोरालिटी की वजह से, लेकिन वो बेस्ड ऑन एपिस्टेमोलॉजी ओंटोलॉजी पर होते हैं। नॉलेज और एक्जिस्टेंस इन 2 चीज़ों पे होता है। बस एक आखिरी बात समझते हुए सारी चीज़ों पे नहीं जाने का पड़ता है। एंथ्रोपोलॉजी इल्मुल इंसान, एंथ्रोपोलॉजी इल्मुल इंसान, इंसान क्या है? हू इज़ अ मैन? हू इज़ अ वुमन? हर बंदा जो 2 कदम पे चल रहा हो उसे इंसान कहा जाएगा, हम कहेंगे नहीं। हर बंदा जो अपने मुँह में ज़बान हर दीन जो अपने मुँह में ज़बान रखती है उसको इंसान कहा जाएगा, हम कहेंगे नहीं। इंसान के लिए इस्लामिक वे में अगर एंथ्रोपोलॉजी को समझना है तो उसके लिए सोल रूह का होना बहुत ज़रूरी है। वही इंसान है, वरना तो जानवर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, सही है? अम, इस चीज़ से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे एक थ्योरी निकली एवोल्यूशन की, आपने तो सुना है एवोल्यूशन का नाम? डार्विन ने निकाली थी। अ, अब एवोल्यूशन का बहरहाल एक डिफरेंट बहस हो जाएगी। मैनी पीपल डाइव इनटू साइंटिफिक डिस्कशन अबाउट एवोल्यूशन, बट द रियलिटी इज़ दैट दिस डिस्कशन इज़ फर्स्ट फिलोसॉफिकल देन साइंटिफिक। इफ यू पे अटेंशन, कि पहले फिलोसॉफिकल डिस्कशन है फिर साइंटिफिक डिस्कशन है। अम, क्योंकि हम इंसान की डेफिनेशन शुरू इस तरह कर रहे हैं कि इंसान रूह के और बॉडी के साथ बना है। यहाँ से हमारी डिस्कशन शुरू हो रही है। आपने एंथ्रोपोलॉजी हटा दी, अब वो सारी डिस्कशन आ गई है कि ये भी इंसान में कॉमन है, ये भी इंसान में कॉमन है, ये भी बंदरों में कॉमन है। रूह कहाँ है भाई? और हम साइंटिफिकली उसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान को साइंटिफिकली प्रूफ कर रहा है। हबीबी साइंस फिजिक्स से डील करती है, मेटाफिजिक्स से डील करती है, फिजिक्स से। And Quran is even talking about the unseen metaphysical world. How can you prove from the physics the field of metaphysics? It's impossible. और फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुतज़िला की तरह कि किसी तरह कुरान हदीस को एडजस्ट कर ले, हमारे पैराडाइम में शिफ्ट कर दें। होता है नहीं आजकल साइंटिज़्म जो निकला है। अम, आम पाकिस्तान में एक, बल्कि हर जगह, लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है, वो पहले एक बंदरों को नचाते थे कुछ डुग-डुगी करके, उसको क्या बोलते हैं? मदारी। उसको मदारी बोलता है ना, एक डुग-डुग-डुग करके। अब पाकिस्तान में जो भी डुग-डुगी करता है, लोग खड़े हो जाते हैं। कभी देखा है आपने? अच्छा, बस याद रखिएगा। अम अम, बहरहाल ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। टेलियोलॉजी, इज़ देयर अ पर्पस? इज़ और कोई पर्पस नहीं है हमारा, पर्पस को हम नया दरियाफ़्त करें। इस्लामिकली टेलियोलॉजी क्या है? अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इबादत के लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। टेलियोलॉजी को गाया कहते हैं, अभी लगाया इस एतबार से। अब आप अगर अल्लाह को हटा दें, अपना पर्पस खुद निकालें, अपना खुद तलाश करें कि मेरा पर्पस क्या है वगैरह वगैरह। मैं खुद ही अपना अल्लाह बना हुआ हूँ, अना रब्बुकुमुल आला। फ़िरौन ने कहा था ना, छोटे-छोटे फ़िरौन यहाँ भी नज़र आएँगे मार्केट में आपको। बस उनके पास वो अथॉरिटी वैसी नहीं है जैसी फ़िरौन के पास थी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मिलकर आपका एक वर्ल्ड व्यू बनाती है। तो अपने वर्ल्ड व्यू को इस्लामिक बनाने के नॉलेज कहाँ से ले रहे हैं वो ज़रूरी है। हम नॉलेज कुरान सुन्नत से भी ले रहे हैं, अकल से भी ले रहे हैं, लेकिन अकल कुरान सुन्नत से बाहर नहीं जाए, ये ज़हन में रखें। तो ओंटोलॉजी में सीन वर्ल्ड भी है, अनसीन वर्ल्ड भी है, उस पे मेरा बिलीव है। सिर्फ सीन वर्ल्ड में नहीं है बल्कि अनसीन वर्ल्ड में अल्लाह, गैब। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में इंसान की बॉडी भी है, उसका सोल भी है, सारी चीज़ें मिलकर। तो ये सारी वही डिस्कशन है, लेकिन थोड़ी-सी अट्रैक्टिव टर्म्स है, तो जो फ़िलॉसफ़ी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये उनको ज़्यादा समझ में आएगी, पहली वाली टर्म्स कम समझ में आएगी। सही है? मेरे पास कोई बंदा आया कि मेरे ऊपर लगता है सिहर-वहर, जादू-वादू हो गया है, तो मैंने कहा मुअव्विज़ात पढ़ लो। कह रहे बस
सूर्य खलास, सूर्य फलक, सूर्य नास, कोई और ऐसी चीज़ पढ़ के फूकें जो मेरे कान से कबूतर निकले सारे उड़ जाए। तो मैंने कहा मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन किताब बता रहा हूँ। नबी करीम पर ये आयत सूर्य फलक, सूर्य नास की नाज़िल ही इसलिए हुई है, और तुम कह रहे हो मैं इससे बढ़ के कोई अट्रैक्टिव चीज़ बताऊँ तुम्हें। कभी-कभार हम भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर लेते हैं अपने लिए, सिंपल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ रही है ना, इसके बारे में इब्न तैमिया ने अपनी रद्द अल मुनफ़क़ीन में एक जुमला लिखा है। कह रहे एक बंदे ने पानी को गौर से देखा, उस पे गौर करता रहा, 1-2 महीने गुज़र गए, फिर आखिर में नतीजा निकाला, हाँ, ये पानी ही है। ये है इल्मुल कलाम और फ़लसफ़े की बहस। एंथ्रोपोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये नहीं है, मैं ऐसे ही ला रहा हूँ। इवेंचुअली सारी लॉजीज़ का नतीजा भाई आप सिंपल लफ्ज़ों में कह दें। लेकिन ज़ाहिर है वो फ़िलॉसफ़ी पढ़ी हुई तो थोड़ी-सी आपको ओलॉजीज़ और एरिस्टोटल, सोक्रेटिस वगैरह 2 आप 2 साल तो ये पढ़ेंगे तो आप में तकब्बुर आ जाएगा, कि सामने वाले को कुछ नहीं पता होगा, आपको भी कुछ नहीं पता होगा, थोड़ा-सा पता होगा। लेकिन आप जब आगे जाएँगे तो आपको फ़िलॉसफ़ी की इंतहा आपको 2 एक्सट्रीम्स पर ले जाएगी। अगर दीन के अलावा फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे ना, उसकी इंतहा या ख़मकिल्ला 2 इंतहा पर ले जाएगी। या तो इर्ताबिया, स्केप्टिसिज़्म, हर चीज़ में शक नज़र आएगा आपको, हर चीज़ में शक नज़र आएगा। या फिर एग्नोस्टिसिज़्म, ला अदरिया, कि नहीं, कुछ चीज़ में कोई हकीकत है ही नहीं, इस दुनिया की कोई हकीकत है ही नहीं। इन 2 के अलावा कोई तीसरी एक्सट्रीम्स है ही नहीं। अगर फ़िलॉसफ़ी वेल डन करके भी पढ़ी है आपने, लेकिन इस्लाम को छोड़ दिया, ये इसकी 2 इंतहा है। इसका तीसरी कोई इंतहा नहीं है। बहरहाल समझ में आ गई बात? कितना टाइम रह गया है? ओह 6 वी हैव टू टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक।